नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, महिला और बाल अपराध की क्लासों के अंतर्गत आज ये मेरी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने आपको एनसीआरबी की क्लास करवा दी थी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की क्लास भी हो चुकी थी। आज का जो अपना सेशन है ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से रिलेटेड रहने वाला है। तो जिन बच्चों ने पीछे क्लासें नहीं देखी हैं तो वो वहाँ जा करके देख सकते हैं। आज अपनी बात करेंगे घरेलू हिंसा की। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है इसकी मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष लिख देता हूँ। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया हुआ अधिनियम है। इंग्लिश में अपने कहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक बात है सर। घरेलू हिंसा क्या होती है, इसमें कुल कितनी धाराओं का उल्लेख मिलता है, कितने इसमें अध्याय दिए हुए हैं और कौन सी धारा में क्या वर्णित किया गया है, सारी बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। आसान शब्दों में मैं आप लोगों के समक्ष ये साझा करने वाला हूं। आशा करता हूं आपके समझ में आएगी बात। तो सबसे पहले घरेलू हिंसा क्या हुआ गुरुजी? घरेलू हिंसा जैसा कि नाम से सिद्ध हो रहा है, घर के दायरे में की गई हिंसा जो है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। लेकिन अपने मन में एक कन्फ्यूजिंग या अटा हुआ है कौन सी गुरुजी कि घरेलू हिंसा जो है वो पति पत्नी के बीच ही होती है। आमतौर पर अपने सोचते हैं, अपनी मानसिकता ऐसी होती है कि किसी पति के द्वारा घर के दायरे में पत्नी को पीटना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। लेकिन इस अधिनियम में मैं आपको बताता चलूँ, किसी भाई के द्वारा घर के दायरे में बहन को प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोसामाजिक रूप से, तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। एक पुत्र के द्वारा अपनी माता को प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। एक देवर अपनी भाभी को प्रताड़ित करता है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अपने अच्छे से देखने वाले हैं। तो शॉर्ट परिभाषा मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक बड़ी परिभाषा लिख रहा हूँ जो कि इसकी धारा 2 में उल्लेखित है। घरेलू हिंसा की यहाँ पर क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो देखो, यदि किसी घर के दायरे में किसी महिला को ऐसे पुरुष के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे पुरुष के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जो उसके साथ साझी गृहस्थी में रह रहा हो, साझी गृहस्थी में रह रहा हो तथा वह घर में रह रही महिला को, घर में निवास कर रही महिला को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप में प्रताड़ित करता है, तो वह घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। यानी यदि किसी घर के दायरे में किसी महिला को ऐसे पुरुष के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जो उसके साथ साझी गृहस्थी का तात्पर्य यहाँ पर है कि उसी घर में उसी के साथ रह रहा है, साझी गृहस्थी में रह रहा है तथा घर में निवास कर रही महिला को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है, तो यह घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये बात मानी जाएगी। आशा करता हूँ आपके घरेलू हिंसा की परिभाषा इस अधिनियम के अनुसार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, ये जो प्रताड़ित किया जाता है तो इसमें अपना पहला कौन सा आएगा? किसी भी महिला को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना कौन सा होगा? यानी किसी महिला को धक्का देना, ठीक है, थप्पड़ मारना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, ठीक है, बाल खींचना,
बाल खींचना, मारपीट करना इत्यादि कौन सी हिंसा मानी जाएगी? ये शारीरिक रूप से हिंसा उस महिला के साथ हो रही है। आगे रिश्तों की भी बात करेंगे, जैसे रक्त जनित कौन से हैं और विवाह जनित कौन सा है और दत्तक रिश्ता कौन सा इसमें आएगा। तो ये शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना इस अधिनियम के अनुसार आएगा। दूसरा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किसी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप में प्रताड़ित करना। इसमें क्या होता है? मानसिक रूप से घर में निवास करने वाली कोई महिला, उसको ताना देना, उलाहना देना, ठीक बात है। माता पिता को गाली देना, इत्यादि इसमें आते हैं। तो ये किसी महिला को किसी पुरुष के द्वारा, ऐसे पुरुष के द्वारा जो सामाजिक गृहस्थी में उसके साथ रह रहा है, निवास कर रहा है, उसके द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेगा, यानी कि किसी प्रकार की मारपीट करता है, बाल खींच लिए, धक्का मार दिया या मारपीट कर दी, तो ये शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना हो गया। मानसिक रूप से किसी महिला को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, जैसे ताना देना, उलाना देना, माता पिता को गाली देना, ये मानसिक रूप में इसको दर्शाया गया है। तीसरा है आर्थिक रूप में प्रताड़ित करना। कौन सा गुरु जी? आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना। आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना किस में आएगा? तो देखो, आर्थिक रूप से खर्च हेतु पैसे नहीं देना, खर्च हेतु पैसे नहीं देना या खर्चा नहीं देना, ठीक है, ठीक। घर में ज़रूरी सामान उपलब्ध न करवाना, ज़रूरी सामान उपलब्ध न करवाना, ठीक है। किसी प्रकार की कोई खरीदारी या कोई शॉपिंग है तो उसके लिए बार बार प्रताड़ित करना, तो ये आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना यहाँ पर माना जाता है इस अधिनियम के अनुसार। और चौथा है मनोसामाजिक, मनोसामाजिक रूप से प्रताड़ित करना। तो मनोसामाजिक रूप से प्रताड़ित करता है कि बार बार किसी चीज़ के लिए शक करना, ठीक है, पीछा करना कि कहाँ पर जा रही है, पीछा करना, ठीक, बार बार फ़ोन या निजी सामान जो है उसको चेक करना। तो ये किस में आएगा? ये मनोसामाजिक। कहने का मतलब ये है कि ये जो घरेलू हिंसा होती है ये 4 प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत दर्शाई गई है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाले इस अधिनियम के 4 प्रकार की हिंसा है। और एक बात और याद रखियो, घरेलू हिंसा सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं होती है। घर में निवास करने वाला कोई भाई है, वो अपनी बहन को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोसामाजिक रूप में किसी भी रूप में प्रताड़ित करता है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना जाएगा। किसी पुत्र के द्वारा अपनी माँ को प्रताड़ित किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा मानी जाएगी। देवर द्वारा भाभी को प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक बात है सर। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये जो घरेलू हिंसा है इसमें 3 प्रकार का रिश्ता अपना इस अधिनियम के अनुसार देखने को मिलता है। ठीक है, पहला आता है रक्त जनित। कौन सा गुरुजी? रक्त जनित। बात करेंगे आगे इस पर कौन सा है, ये नंबर 1 है। और दूसरा है इसमें विवाह जनित, विवाह जनित। ठीक बात है सर। तीसरा इसमें दत्तक वाला ऑप्शन जो है वो दिया गया है, दत्तक या गोद लिया हुआ जो होता है वो रिश्ता इसके अंतर्गत आता है। रक्त जनित रिश्ता जो है इसमें पीड़ित पक्ष हमेशा महिला रहेगी, तो यहाँ पर रक्त जनित में कौन सा होगा आप बताओ? रक्त जनित यानी कि जिनका खून का आपस में रिश्ता हो, भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन है, ठीक है, पिता पुत्री हो सकते हैं, माता व पुत्र यहाँ पर हो सकते हैं। ये रक्त जनित रिश्ता है जिसमें घरेलू हिंसा होगी तो इसमें पीड़ित पक्ष हमेशा महिला रहेगी। यानी भाई के द्वारा किसी बहन को प्रताड़ित किया जाता है तो व्यथित पक्ष या पीड़ित पक्ष यहाँ पर बहन है। किसी पिता के द्वारा अपनी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता है, आर्थिक रूप से भी खर्चे के लिए पैसे नहीं देते या बार बार किसी चीज़ के लिए शक करते हैं या मारपीट करते हैं तो पिता और पुत्री है, तो यहाँ पर पुत्री जो है ये पीड़ित पक्ष माना जाएगा। माता और पुत्र हैं तो पुत्र के द्वारा अगर अपनी माता को परेशान किया जाता है, जैसे कोई नशेड़ी टाइप बच्चा है, वो खर्चे के लिए पैसे मांगता है, माँ मना कर देती है तो वो मारपीट करता है या घर से सामान चोरी करके बेच देते हैं, तो माता को परेशान करना, तो इसमें व्यथित पक्ष जो है वो माता को माना जाएगा। विवाह जनित रिश्ता कौन सा होगा? पति पत्नी है, पति पत्नी, ये एक विवाह जनित रिश्ता है। देवर भाभी, देवर भाभी, ठीक है, ससुर बहू। तो ये जो मैंने बताया विवाह जनित, इसमें पति पत्नी है तो पीड़ित पक्ष यहाँ पर पत्नी को माना जाएगा।
देवर के द्वारा भाभी को प्रताड़ित किया जाता है तो पीड़ित पक्ष यहाँ पर कौन होगा, भाभी को माना जाएगा। ससुर द्वारा बहू को प्रताड़ित किया जाता है तो पीड़ित पक्ष यहाँ पर व्यथित पक्ष बहू माना जाएगा। दत्तक वाला जो रिश्ता है तो इसमें क्या होगा, पिता पुत्री, कोई पिता है उसने किसी पुत्री को गोद ले रखा है फिर उसके बाद उसको प्रताड़ित करता है तो यहाँ पर पीड़ित पक्ष जो है वो पुत्री को माना जाएगा। माता और जो दत्तक पुत्र है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र है वो अपनी माँ को परेशान करता है तो पीड़ित पक्ष यहाँ पर माँ को माना जाएगा। कहने का मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार 3 प्रकार से जो रिश्ते हैं इनमें घरेलू हिंसा अपने को देखने को मिलती है। ठीक बात है, चल आगे चलते हैं। अब ये जो अधिनियम आया 2005 में तो ये किसके प्रयासों से आया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इस अधिनियम की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि ये जो अधिनियम लाया गया इसमें मुख्य प्रयास किन किन के रहे थे, यानी पृष्ठभूमि की अपने बात करें कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या रही है तो मैं आपको बताऊं। तो देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था कद गुरुजी 1993 में, यानी यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये कई देशों का एक समझौता था। इसमें ये तय किया गया था कि महिला जो है महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसा कोई एक अधिनियम होना चाहिए। ठीक है, सभी देशों में ऐसा अधिनियम होना चाहिए जिससे कि महिलाओं की गरिमा बनी रहे, उनकी दैहिक स्वतंत्रता जो है उसका ख्याल रखा जा सके। कहने का मतलब महिलाओं को अपने आप में एक सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए ऐसा कोई अधिनियम बनना चाहिए। तो ये कब हुआ था समझौता, 1993 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, उसमें ये बात रखी गई थी। तो ये पहला पॉइंट था। आप इसको कैसे लिखोगे नोट्स में, 1993 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है इसके अंतर्गत सभी देशों में ऐसा अधिनियम होना चाहिए जिससे महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। ठीक है, मैं बोर्ड पे कम लिख रहा हूँ। और दूसरा जो पॉइंट था, ये अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाने का जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो क्या है, अपना जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है, महिलाओं की गरिमा व दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। गरिमा व दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न था। इन 2 रीज़न की वजह से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है ये लाया गया था। पहली बात कौन सी, 1993 में एक मानवाधिकार आयोग का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। 1993 में अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता हुआ। भी समझौता में यह बात तय करी गई कि महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु, उनके जो सुरक्षा हेतु एक ऐसा अधिनियम होना चाहिए जिससे महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके। दूसरा, अपने संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें भी ये बात, अनुच्छेद 21 में क्या है, महिलाओं की गरिमा व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इन दोनों तथ्यों को रखते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है ये पारित किया गया था। आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित हुआ। कब पारित हुआ तो इस पर अपने बात करें। ये अधिनियम पारित हुआ था मित्रों, याद रखना सीधी सपाट इसकी डेट आती है 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, 13 सितंबर 2005 को ये अधिनियम पारित होता है। गजट में इसका प्रकाशन कब हुआ, भारतीय गजट में प्रकाशन इसका होता है 14 सितंबर 2005 को। ठीक है, 13 सितंबर। और ये संपूर्ण जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू। तो इसकी आपको थोड़ी दिनांक याद रखनी पड़ेगी। 13 दूनी कितने होते हैं, 26। अरे वाह गुरु जी। सितंबर के बाद कौन सा हुआ है, अक्टूबर, यानी 26 अक्टूबर। और 2005 के बाद क्या हुआ है, 2006। कहने का मतलब क्या याद करोगा, 13 दूनी 26 पारित तो हुआ 13 सितंबर 2005 को। गजट में प्रकाशन, गजट का प्रकाशन इतना अपने को पूछते नहीं है। 13 दूनी 26 तो 26 कर देना। सितंबर के बाद में क्या हुआ है, अक्टूबर, 1 बढ़ा देना, यानी 26 अक्टूबर 2005 के बाद में 6, यानी 26 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात। ठीक, ये बेसिक बातें इसके अंतर्गत दी गई हैं। अब ये जो अधिनियम है इसमें कुल 37 धाराओं का उल्लेख है। कितनी धाराओं का उल्लेख है, 37 धाराओं का उल्लेख इसमें किया गया है। 37 धाराओं का उल्लेख इसके अंतर्गत दिया हुआ है।
और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, आज की क्लास ज़्यादा लंबी मैं करवाऊंगा नहीं। मेरे ख्याल में जो धाराएं वगैरह हैं वो कल की क्लास में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज मौसम ख़राब होने की वजह से पहले लाइट आई नहीं, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो कल की क्लास में मैं आप लोगों के सामने इसमें जितनी भी धाराएं हैं वही है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, कब लागू हुआ। धारा 2 में इसके परिभाषा का उल्लेख है। घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। धारा 4 में सूचना की बात कही गई है। धारा 5 में पुलिस अधिकारियों की शक्ति और मजिस्ट्रेट के कार्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से सभी धाराएं जो हैं वो कल की क्लास में मैं आप सब लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।